नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। चुनाव के आखिरी 2 चरण बचे हैं और इसमें उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है। उत्तर प्रदेश वैसे भी 80 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश से तय होता है कि देश में किसकी सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि 80 की 80 सीटें जीतेंगे। अब वो दावा तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उनके अपने चाहने वाले इस अपने 80 को घटाते घटाते 50 तक लेके आए हैं। कारण है कि ना तो पश्चिम में वैसा समर्थन मिला, ना तो बुंदेलखंड और पूरब में वैसा समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। अगले जो चुनाव हैं वो एकदम ठेठ पूर्वांचल में है। बनारस मोदी जी की सीट है, देवरिया में है, गोरखपुर में है। इस तरह की सीटों पर वोटिंग है जहां भारतीय जनता पार्टी डोमिनेट करती रही है और यहां को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति कोई बहुत अच्छी खबरें सुनाई नहीं दे रही हैं। इसके साथ साथ एक बड़ा मुद्दा यूपी में मायावती जी का है। एक पक्ष है जो कहता है कि मायावती जी बीजेपी की बी टीम है। दूसरा पक्ष, जिसमें मैं भी शामिल हूं, वो इस बात को मानने के लिए बहुत तैयार नहीं होता है। कल मायावती जी का बयान आ गया कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है। अब इसका क्या अर्थ है? मायावती जी का वोटर किधर जा रहा है? मायावती जी कितनी गंभीरता से चुनाव लड़ रही हैं और ओवरऑल यूपी में क्या चल रहा है, ये समझने के लिए हमने आमंत्रित किया लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत जी को। रविकांत जी न केवल प्रोफेसर हैं, समाज विज्ञान के बड़े विद्वान हैं, बल्कि साथ में उत्तर प्रदेश की राजनीति की नब्ज को बहुत कायदे से पहचानते हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, नमस्कार और स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। क्या चल रहा है यूपी में? काफी हद तक चुनाव हो चुका है, पश्चिमांचल निपट चुका है और अब पूर्वांचल की तरफ धीरे धीरे पूरा चुनाव बढ़ रहा है। पिछले 2-3 चुनाव से ये एक शिगुफा भारतीय जनता पार्टी चलाती रहती है कि पूर्वांचल उसका गढ़ है, खासतौर पर योगी के गोरखपुर से बड़ा नेता बनने के। वैसे तो योगी हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, उत्तराखंड के हैं, लेकिन चूंकि पीठ गोरखपुर में है तो ये मान लिया जाता है कि उनका गढ़ है। तो पूरा का पूरा पूर्वांचल जो है वो भाजपा का गढ़ है। लेकिन इस बार आपको क्या दिखाई दे रहा है? मैं खास तौर पे चाहता हूं कि पिछला फेज जो हुआ है और जो अगला फेज होने वाला है, इस पर चाहता हूं कंसंट्रेट करना। पश्चिम पर तो बहुत बात हो गई। देखिए, पिछले अगर आप 1 दशक को देखें और 2 चुनाव खास करके देखें, 14-19 का और फिर तमाम विधानसभा चुनाव, तो ये भी कहने में कोई हिचक नहीं होगी कि पूरा देश ही बीजेपी का गढ़ बन गया था, केवल साउथ इंडिया को अगर आप छोड़ दें तो। लेकिन गढ़ भी ध्वस्त होते हैं, एक समय के बाद खंडहर भी होते हैं। हालत ये है कि उत्तर प्रदेश जितना बड़ा गढ़ था बीजेपी का, और मैं तो समझता हूँ पूरा ही उत्तर प्रदेश, जहां 62 सीटें जीती, उसके पहले 73 सीटें जीती, तो ऑब्वियस है कि आप इसको गढ़ ही कहेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश का भी किला पूरी तरीके से भरभरा चुका है और चाहे पश्चिमी यूपी हो या पूर्वांचल हो, और मैं तो कहूंगा कि बुंदेलखंड तक, जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, ये भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से सत्ता से बेदखल करने का चुनाव हो गया है। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि जो विपक्ष है, इंडिया अलायंस है, उसने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, खास करके संगठन के स्तर पर और जमीनी जो कार्यक्रम होते हैं उनके स्तर पर। नैरेटिव के स्तर पर नो डाउट राहुल गांधी की तारीफ करनी होगी कि पिछले 2 साल से उन्होंने जो 2 यात्राएं की हैं, उसने बीजेपी के उस समूचे नैरेटिव को खारिज करके और एक वैकल्पिक नैरेटिव तैयार किया। हिंदुत्व के बरक्स उन्होंने सामाजिक न्याय की राजनीति को स्थापित किया और विश्वसनीय बनाया, और उन तमाम मुद्दों को उन्होंने उठाया जिनसे कांग्रेस पार्टी अभी तक बचती आ रही थी, या उसकी ये हिम्मत नहीं थी कि वो ये कह सके कि हम 50% आरक्षण की सीलिंग खत्म करेंगे। उसकी ये हिम्मत नहीं थी कि वो ये कहे कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे। ये भी हिम्मत नहीं थी कि हम निजीकरण करेंगे, निजी संस्थाओं में आरक्षण करेंगे, जुडिशरी में आरक्षण करेंगे। ये इतने बड़े मुद्दे थे जो कांग्रेस पार्टी बचती थी जिन पर बात करने में। ये मुद्दे खास करके जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स करने वाले क्षेत्रीय दल हैं, उनकी मानी जाती थी। लेकिन राहुल गांधी ने जिस हिम्मत के साथ, जिस विश्वास के साथ आरएसएस के बरक्स इस बात को समझा कि आज की तारीख में अगर कोई उस हिंदुत्व को चुनौती दे रहा है जमीन पर, तो वो अंबेडकरवाद है। और अंबेडकर की तमाम विचार, तमाम चिंताएं और तमाम जो मुद्दे हैं, वो असली मुद्दे हैं, क्योंकि जमीन पर वो पूरा अंबेडकराइट तबका काम कर रहा था बिना किसी लीडरशिप के। तमाम उसमें एक्टिविस्ट थे, तमाम बुद्धिजीवी थे, और तमाम जो नौकरियां करने वाले लोग हैं, वो भी काम कर रहे थे। ये जो जमीन उर्वर बनी थी,
उसको राहुल गांधी ने समझा, उस नब्ज को समझा, कांग्रेस पार्टी को एक तरह से आइडियोलॉजिकल उसका परिवर्तन किया और उसने इतना बड़ा नैरेटिव खड़ा कर दिया कि अशोक जी, मुझे खुद भी आश्चर्य होता है आज कि राहुल गांधी दलितों और आदिवासियों के हीरो हो गए। पिछड़ों में राहुल गांधी की तूती बोल रहे हैं। हो सकता है कि नहीं दिखाई दे रहा हो, क्योंकि वहां तो कोई पहुंचता नहीं है। आप जैसे कुछ पत्रकार बुद्धिजीवी उन मुद्दों को लेकर के आते हैं, लेकिन इन समाजों में राहुल गांधी बेहद लोकप्रिय हो चुके हैं और इसीलिए बिना संगठन के, उसकी कमजोरी के, बिना लोगों के पहुंच के ये चुनाव पूरे तौर पर और नरेंद्र बिना मोदी बहुत को ज्यादा हटाने पैसे का के। चुनाव बन गया पूरा। हाँ, बिना इसमें पैसे डॉक्टर के, साहब पैसा है जोड़ना ही नहीं, पड़ेगा कि बिना बहुत ज्यादा पैसे के, बिल्कुल। बहुत ज्यादा क्या है ही नहीं। जहां आपने उनके अकाउंट सीज कर दिए हो, एक्चुअली जनता ने अपने हाथ में चुनाव ले लिया। और जब कोई इस तरह का व्यक्ति आता है, मैं उसे नायक भी कह सकता हूं, जब कोई ऐसा नायक आता है तो जनता उसे कंधों पर उठा करके ले जाती है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी को, मैं राहुल गांधी का एक अकेला ही नाम ले रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन राहुल गांधी को तो लोगों ने कंधों पर उठा दिया है, उनकी आवाज को, उनके कंसर्न को, उनके मुद्दों को, और उसी ने उस पूरे चुनाव को बदल दिया है। ये तो 4 तारीख को नतीजे बताएंगे कि भाजपा जिस मुगालते में, हमें लगता है कि मोदी जी मुगालते में नहीं, चीजों को समझ रहे हैं, आरएसएस भी समझ रहा है। अगर आप जेपी नड्डा के बयान को ध्यान देंगे तो समझ, उनको भी समझ में आ रहा है। तो ये चुनाव पूरे तरीके से बदल चुका है, जनता चुनाव लड़ रही है और जनता का मन है महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वो मैंडेट देने जा रहे हैं। जैसे आप जो मुद्दे कह रहे थे, शायद मुझे लगता है, क्योंकि देखिए जब पहली बार गठबंधन की बात शुरू हुई थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, बल्कि उस समय बहुजन समाज पार्टी की भी बात थी और हम और आप दोनों बहुत खुश थे इस बात को लेकर अगर तीनों का गठबंधन बनता। लेकिन एक डर मेरे मन में हमेशा से था कि पिछली बार जैसे गठबंधन जब बना तो अखिलेश जी के वोट और कांग्रेस के वोट एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं हुए, ये हम सब जानते हैं, और उसके चलते इतनी भीड़ उमड़ने के बाद भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। लेकिन आपको लगता है कि ये सारी जो पॉलिसीज हैं, जिनकी बात कांग्रेस कभी कर ही नहीं सकती थी, उसका पूरा जो स्ट्रक्चर था वो इस बात को अलाउ नहीं करता था, और प्लस एक दलित अध्यक्ष देना, मल्लिकार्जुन खड़गे इतने लंबे समय तक वो पोस्ट खाली रही और उसके बाद ले आए गए, तो चुनाव के द्वारा ले आए गए मल्लिकार्जुन खड़गे, और उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो थे वो राहुल गांधी और गांधी परिवार, आप कह सकते हैं गांधी परिवार का अपना एक रोल है, उसको कोई हटा नहीं सकता, इंकार नहीं कर सकता, तो वो उसके उम्मीदवार थे। तो ये भी कहा जा सकता है कि उसके उम्मीदवार थे लेकिन जीत गए, तो जीतना ही था। लेकिन ये भी बड़ी बात है कि गांधी परिवार दक्षिण से एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आता है जो कद्दावर नेता है, जिसकी जमीन है और जो दलित है, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट था। तो आपको लगता है कि आरजेडी के साथ, सपा के साथ, या दक्षिण में आप देखिए तो स्टालिन के साथ जो ये बहुत अच्छा गठबंधन चल रहा है, खींचतान की खबरें नहीं आ रही हैं, वोट ट्रांसफर की खबरें आ रही हैं। मैं हमेशा अपने शहर का एग्जाम्पल देता हूं कि देवरिया में कांग्रेस जीतने की कंडीशन में जाएगी, या आज से 2 महीने पहले मुझसे कोई कहता तो मैं हंस देता। अखिलेश भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब उन्होंने चुनाव की बात की तो मैंने कहा भैया वहां 5,000 वोट मिलता, अखिलेश आपको सीट क्यों देंगे। लेकिन ना केवल सीट दी गई और वो जीतने की कंडीशन में अगर हैं तो इसके पीछे समाजवादी पार्टी की एक बहुत बड़ी ताकत है, उसके बिना वो नहीं हो सकते थे, ये स्वीकार करने में किसी को हर्ज नहीं होना चाहिए। तो ये जो तालमेल बहुत सुंदर हुआ है, आपको लगता है कि ये नीतियां इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार हैं, राहुल जी पर लोग भरोसा कर पा रहे हैं? कई फैक्टर हैं। देखिए, जहां जी। तक खड़गे जी का सवाल है, मुझे लगता है कि गठबंधन बनने में खड़गे जी का होना बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि पिछले जी। 10-15 साल में एक नैरेटिव ये भी चलाया गया कि एक तो राहुल गांधी की छवि खराब की गई, कि उनको कई बार लॉन्च किया गया, वो नहीं। दूसरा एक और नैरेटिव था कि गांधी परिवार को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो खास करके विपक्ष में लोग हैं, चाहे वो शरद पवार हो, आरजेडी हो, सपा हो, ममता बनर्जी हो, तो वो गांधी परिवार को कांग्रेस एक्सेप्ट करें। कांग्रेस के कांग्रेस भीतर के भी भीतर एक बड़ी संख्या थी डेफिनेटली, ऐसे लोगों की। जी। जी। डेफिनेटली तो राहुल गांधी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहां मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाना, ये मतलब बहुत बड़ा कदम था। एक तो दलितों के में ये मैसेज देना कि वो वुड बी पीएम हो सकते हैं, तो वो सीधा कनेक्ट कर रहा था अंबेडकर के संविधान सभा के उस अंतिम भाषण से, जिसके बिल्कुल आखिरी में बाबा साहब कहते हैं कि ये जो दलित जी। वंचित तबका है, ये आपकी गुलामी का बोझा ढोते ढोते थक चुका है, अब ये शासित होने के लिए तैयार नहीं है।
ये शासन करना चाहता है। तो दलितों को एक प्रधानमंत्री, और दलित ही नहीं, उसमें आदिवासी भी है, पूरा जो वंचित समाज है, वो बाबा साहब को जो मानता है, वो ये चाहता था कि इस समाज से कोई प्रधानमंत्री बने। वो एक हसरत पैदा की। दूसरा, विपक्ष के लोग, खड़गे जी इतना सीनियर हैं, तो और ये मैंने देखा है, बीजेपी और आरएसएस को आप छोड़ दीजिए, इसके अलावा जितने भी विपक्ष के दल हैं, हमारी बहुत सारी असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी उनमें, या बहुत सारे आइडियोलॉजी के लोग, चाहे उसमें गांधीवादी हो चाहे सोशलिस्ट हो, वो जो जितना वंचित तबके का व्यक्ति है उसको उतना अधिक सम्मान देते हैं। ये कम से कम बिल्कुल। आजादी के आंदोलन ने सिखाया। ये संविधान सभा में, संविधान सभा के बारे में जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो जानते हैं कि बाबा साहब कैसे बोलते थे, और फिर भी सब सुनते थे। मतलब ये कहना कि तुम्हारी गुलामी का बोझा ढोते ढोते, आरक्षण को लेकर बिल्कुल। के खांडेकर ने जो बोला, आपके मुंडा साहब ने जो बोला, सुना लोगों ने। तो ये एक चेतना, ये एक मुझे भावना रही, मुझे लगता रिस्पेक्ट है करना। डॉक्टर साहब, इतिहास इतिहास का एक विद्यार्थी होने के चलते मुझे लगता है कि आज़ादी की लड़ाई के बाकी सब हासिल के साथ ये बहुत बड़ा हासिल है। और इसके लिए मतलब मैं, आप सहमत या असहमत हो सकती है, इसके लिए मैं गांधी अंबेडकर दोनों को शुक्रिया कहता हूं। गांधी ने सहना सिखाया, गांधी ने ये सिखाया कि जब सामने बोल रहे हैं तो चुपचाप सुनो। और अंबेडकर ने ये सिखाया कि जो मैं बोल रहा हूं वो काम का है, बकवास नहीं है, सिर्फ गुस्सा नहीं है, मैं कुछ बना रहा हूं, बिगाड़ने की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं। तो इस चीज को लेकर जब कोई मुझसे कहता है कि अंबेडकर और गांधी में आप क्या पाते हैं समानता, तो मुझे लगता है कि समानता भले ना हो लेकिन वो एक दूसरे के पूरक उस पॉइंट पे बन जाते हैं। जी प्लीज, सॉरी डेफिनेटली। सॉरी डिस्टर्ब किया मैंने जी। नहीं नहीं नहीं, ये अच्छी बात कही हो आपने, और मैं आपसे बिल्कुल असहमत नहीं है। मैं बिल्कुल असहमत नहीं, क्योंकि मैं भी मानता हूं कि गांधी के बिना अंबेडकर के उस पूरे कंसर्न को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। और मैं और थोड़ा सा उसको स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि गांधी जी सवर्णों के भीतर वो अपराध बोध पैदा कर रहे थे, वो भाव पैदा कर रहे यस, थे कि भाई आपने बड़ा एग्जैक्टली। जुल्म किए हैं, तो आपको सम्मान करना है, इनकी गरिमा का बिल्कुल। ख्याल रखना है, जिसको आपने कुचला। बाबा साहब उस चेतना को पैदा कर रहे थे कि भाई जो कुचली गई है तो हमेशा दब्बू बने रहना, तो वो उसको उठा रहे थे। तो दलितों को उठाना, और यहाँ सवर्णों के भीतर ये चेतना पैदा करना कि नहीं साहब हमने बड़ा जुल्म किया है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि दोनों एक दूसरे के पूरक है, और हम आपके साथ हमेशा इस मुद्दे पर सहमत है। और शायद मैं नॉर्थ इंडिया में इकलौता दलित हूं जो बाबा साहब को भी मानता हूं, और गांधी को भी उतने ही सम्मान से, नेहरू को भी, इन तीनों को मैं उतने ही सम्मान से देखता हूं पूरे आजादी के आंदोलन में और आज तक के उस पूरे सफर में। तो बहरहाल जो मैं बात कर रहा था कि जो रिस्पेक्ट खड़गे जी का है, उस वजह से ये गठबंधन बेहद आसान हुआ। दूसरा, वो एस्पिरेशन भी तो दलित तो वंचित तबके का है, वो भी यहाँ पे जुड़ता है। और तीसरा, जो मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए, नो डाउट, आपने 19 का जिक्र किया था। 19 में जो आपने कहा कि डर लगा, वो स्वाभाविक है। वो 19 का गठबंधन सिर्फ अर्थमेटिक का था, उसमें कोई केमिस्ट्री नहीं थी। उसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष ये है कि वहां मुद्दे नहीं थे। आज कांग्रेस पार्टी के मुद्दे हैं, उसके मैनिफेस्टो का, राहुल गांधी के संविधान बचाने के, उसकी हम जान की बाजी लगा देंगे, सबसे बड़ी ताकत। तो वो मुद्दों की राजनीति, लोकतंत्र बचाने की राजनीति, इस पर वो एकता है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में जाटव और यादव ये आमने सामने रहे हैं पिछले 3 दशक में। इतनी जल्दी उनका साथ आ जाना संभव नहीं था, और उस पर काम नहीं हो पाया। तो वो तीसरी बात, दिल्ली में कौन पहुंचेगा, इसको लेकर के समझ में नहीं आ रहा था लोग। अगर उसमें बिल्कुल। कांग्रेस होती तो शायद ये बेहतर होता। अब क्या है सपा के साथ कि बहुत क्लियर कट है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी है। तो इससे क्या है ना कि लोगों को समझ में आ गया, जो यादव मतदाता है, जो सपा का मतदाता है, वो ये जान रहा है कि दिल्ली में भूमिका कांग्रेस पार्टी की है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की भूमिका है, और हमें संविधान बदलने वालों को बदलना है, तो फिर इसको आगे कंटिन्यू करना होगा। ये जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री ने पूरे इस चुनाव को बदला है। और मैं अपनी बात पर, कल मैंने ट्वीट भी जो किया, और मैं जी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश को देख रहा हूं कि इंडिया गठबंधन 50 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, और आसपास हो सकता है कि 2-4 सीटें इधर उधर हो जाएं, आगे भी जा सकता है,
50 सीटें उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस को मिलने जा रही हैं। मैं इस पर कायम हूं। स्टैटिस्टिक्स में +-5 हम लोग कर ही देते हैं, तो वो तो माना ही जाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहन जी एक ऐसी हैं, एक ऐसा शख्सियत है हमारे सामने बहन जी का, कि उन पे बात किए बिना उत्तर प्रदेश की राजनीति, हार जीत, भले वो लास्ट इलेक्शन में 1 सीट मिले या 2 सीट मिले, चाहे जो भी हो, लेकिन उनका अपना एक वोट बैंक भी है, उनकी अपनी एक पर्सनालिटी भी है। 2 घटनाएं हुई। पहली घटना जब उन्होंने आकाश आनंद को पद से हटाया, जो काफी ज्यादा वोकल थे बीजेपी के खिलाफ, और दूसरी घटना कल उनका बयान जो आया कि सत्ता में परिवर्तन होने वाला है। कैसे देख पा रहे हैं आप लोग मायावती जी की पूरी भूमिका को इस चुनाव में, कैसे देख रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा मैं पृष्ठभूमि में चलूंगा। एक तो एकदम। 13% वोट था उनका, भले ही 1 सीट थी। अगर हम्म। केवल हम इस आधार पर मूल्यांकन करेंगे तो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को केवल 2.33% वोट मिला था बिल्कुल। और उनके बिल्कुल। पास 2 सीटें थी। तो इस आधार पर कभी भी मूल्यांकन नहीं हो सकता, क्योंकि हर चुनाव की अपनी केमिस्ट्री होती है, अपना अर्थमेटिक होता है। मैंने वही बात और कही, बिल्कुल। हाँ, इस चुनाव में हो सकता है कि बीएसपी बहुत नीचे चली जाए वोट परसेंटेज में भी। मेरा जो अनुमान है वो 10 पे भी खिसक सकती है और 8 पे भी आ सकती है। लेकिन एक तो वो बी टीम कभी नहीं हो सकती, जिसको लेकर के बार बार ये कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम है। उन्होंने बीजेपी से समर्थन लिया है और हमेशा बीजेपी को किक मारी। इस बात को लोग भूल जाते हैं। 6 महीने शासन बीजेपी को छोड़ दिया, 2.5 साल शासन बीजेपी को छोड़ दिया, और पूर्व शर्त होने के बावजूद। तो एक तो वो किसी की बी टीम। दूसरा, मैं एक बात और कहता रहा हूं कि जो लोग कहते हैं कि मायावती डरती हैं और जेल जाने का डर है, मुझे लगता है मायावती को जेल जाने का डर नहीं हो सकता। हाँ, वो डर जो मुझे फील होता है व्यक्तिगत रूप से, हो सकता है कि जो बहुत सारे केस है जिसमें संपत्ति सीज हो सकती है, वो डर हो, भाई को लेकर के डर हो, भतीजे को लेकर के डर हो। लेकिन मायावती वो शख्सियत है जो, एक उदाहरण मैं देता हूं कि व्यक्तिगत रूप से कितनी हिम्मत उनमें। लखनऊ में एक रैली हो रही थी जिसमें मधुमक्खियों ने हमला किया, तो और वो मायावती उसमें भाषण दे रही थी, पोडियम पर थी। जैसे ही मधुमक्खियों ने हमला किया, सारे लोग तितर बितर हो गए, कोई बैठ गया, कोई लेट गया, कोई भागने लगा। मायावती डिगी नहीं, पोडियम पर भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि ये तो हमको आशीर्वाद मिल रहा है। अब आप समझ सकते हैं, मधुमक्खियां काट भी सकते। तो आप कहें कि मायावती डरती हैं, हाँ, और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक प्रेशर है। अब मैं उस मुद्दे पर आता हूं कि आकाश आनंद को उन्होंने हटाया। जो खबर आई, और पॉलिटिकल गॉसिप बहुत सारी होती है कि अमित शाह की तरफ से हुआ कि मैडम अब हम आपको कोऑपरेट नहीं कर सकेंगे, कल सुबह ईडी पहुंच सकती है। तो आकाश आनंद को उन्होंने हटाया। 3 उन्होंने कैंडिडेट बदले, जहां पे माना जा रहा है कि अमित शाह के बहुत करीबी लोग चुनाव लड़ रहे थे, चाहे वो जौनपुर में सज्जन हो या 2-3 जगह, और मायावती ने वो किया। लेकिन मायावती को फिर उसी तरह से दबाए रखा जा सकता है, उन्होंने उस समय तो वो निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने चुनाव मैदान छोड़ दिया। आकाश आनंद को ठीक है, आप हटा लीजिए, लेकिन मैदान छोड़ दिया और इशारा कर दिया। और वो इशारा ये था, या आप ये कहें कि मायावती के वोटर ने समझ लिया। मायावती आज की तारीख में विक्टिम है, बिकी हुई नहीं है। और उस वजह से वो वोटर, जाटव मतदाता, जो उत्तर प्रदेश में करीब 11% है, वो इंडिया अलायंस की तरफ शिफ्ट कर गया। जो 50 साल की उम्र तक है, 50 के ऊपर वाला तो आज भी हाथ ही देखता है और वो वोट कर रहा है, नो डाउट। लेकिन जिसे ये समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, जो चिंतित है संविधान को लेकर के, जो लोकतंत्र बचाने की मुहिम में उस तरीके से शिद्दत के साथ लगा है, वो इस समय मायावती को छोड़ करके अलायंस के साथ खड़ा हो गया है और उस पार्टी को वोट दे रहा है। सपा को कहीं कहीं वोट दे रहा है। कांग्रेस को तो वोट देने में उनको कोई हर्ज नहीं, कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी। सपा के साथ थोड़ा सा वो जो पुरानी अदावत है, फिर भी वो वोट कर। तो ये है मायावती की भूमिका। और मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में मायावती से बेहतर कोई रणनीतिकार नहीं। और ये मैं तब कह रहा हूं कि मायावती के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा, ना उन्होंने मुझे कभी पूछा, ना मैं कभी गया,
लेकिन एक आपकी नज़र है, एक मेरी नज़र है, तो जो भी चुनाव को देख रहे हैं, राजनीति को समझ रहे हैं, वो समझ सकते हैं कि मायावती एक बेहतरीन रणनीतिकार है, समझती हैं ज़मीन को, समाज को, और ये अंदाज़ा उनको है कि इस समय बाजी किधर जा रही है। और इसीलिए उन्होंने कल वोट डालने के बाद कहा कि चुनाव पलट पलट रहा है, और ये भी उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी ना हुई तो। तो एक तरह से वो संकेत भी था कि ये खेल हो सकता है, और जो उनके लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो इस उनके लिए सबसे बड़ी चिंता इस समय बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, उसको बचाना उनकी सबसे बड़ी चिंता है। और मैं आपको ऐसे लोगों के बारे में भी, ऐसे और सैकड़ों नहीं हज़ार लोग, हो सकता है उनकी संख्या 10, 20, 50 हजार हो, जिन्होंने जीवन में कभी कोई सामाजिक काम नहीं किया हो, वो भी इस बार अपने घर से निकले बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के, और उन्होंने जगह-जगह बैठ करके नौजवानों को बताया और लोगों को बताया कि ये संविधान बचाने की लड़ाई है, और संविधान बचाने के लिए अगर कहीं सपा का है तो उन्होंने कहा कि साइकिल को जिताना है, जहां कांग्रेस का है तो उन्होंने कहा कि पंजे को दबाना है। इसलिए मैंने कहा ना कि ये चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया, और लोग ही जो भी थोड़ा कॉन्शियस थे, वो उस समाज को जाकर के, जो थोड़ा कम जागरूक है, उसको जाकर के बता रहे थे। और यही आपको जमीन पर दिखा जब वो वोट डालने के लिए गए, खास करके जो जो अभी राउंड हुआ है, 14 सीटों पर जो वोटिंग हुई है, वो समय भारतीय जनता पार्टी का लगभग सुपड़ा सा, केवल लखनऊ की सीट ऐसी है जहां पे आप कह सकते हैं कि बीजेपी सुरक्षित है। इसके अलावा किसी सीट पर आप ये नहीं कह सकते कि यहां 100% बीजेपी जीत रही, 14 में से। तो ये तो बहुत पॉजिटिव चुनाव अभियान हुआ, जो पत्रकार बंधु इसको निगेटिव चुनाव कह रहे हैं, एंटी बीजेपी। तो मैं तो इसको एंटी बीजेपी कहूंगा ही नहीं, ये तो प्रो संविधान हुआ, ये तो प्रो बाबा साहब अम्बेडकर, प्रो संविधान, प्रो नेहरू, प्रो भारत हुआ। ये तो बहुत पॉजिटिव टाइप का चुनाव हुआ। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे बस जानना चाह रहा हूं, ये थोड़ा सा ट्रिकी मामला लग रहा है ये, क्योंकि कई लोगों का ये कहना है कि मुस्लिम चूंकि एक होकर वोट दे रहे हैं सपा कांग्रेस गठबंधन को, तो उसकी प्रतिक्रिया में ये कई जगहों पे हो सकता है, जहां आसपास घर है या जहां थोड़ी बहुत अदावत रही है, कि दलित और ओबीसी वोट जो है वो भाजपा की तरफ चले जाए। मतलब जो काउंटर ध्रुवीकरण जो होता है, उसका कितना असर हो सकता है, और साथ में ईवीएम की गड़बड़ियों की जो सूचनाएं कल जिस तरह से आई हैं, उससे क्या ऐसा इतना हो सकता है उससे कि जो कुछ जमीन पर दिख रहा है वो बिल्कुल पलट जाए? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि दलित और पिछड़ा अधिकांश ऐसा है कि जो सांप्रदायिक नहीं है, जो मुसलमान नाम से पोलराइज नहीं होता है। हाँ, वो धार्मिक है। जैसे अति पिछड़ा आप देखेंगे तो वो कांवड़ भी ढोएगा, वो पूजा पाठ भी खूब करेगा, लेकिन वो इस आधार राम मंदिर के आधार पर वोट नहीं करेगा। वो वोट कब करता है? मोदी जी क्यों सफल हुए? मोदी हिंदुत्व की वजह से सफल नहीं हुए। मोदी की बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग, उन्होंने राजभर को भी टिकट दिया, बिंदु को भी दिया, चौहान को भी दिया, निषाद को भी दिया। उन्होंने इधर अपना तेली भी उठाया, कुम्हार भी उठाया, नाई भी उठाया, और इधर नॉन जाटों में उन्होंने मुसहर भी उठा लिया, खरबार भी उठा जी लिया, बिल्कुल। कोरी और धोबी। ये तो आप छोड़ दीजिए, मतलब बहुत छोटे समूह वाली जातियों को भी उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया। ये असली करिश्मा था नरेंद्र मोदी का, हिंदुत्व करिश्मा नहीं था। हिंदुत्व का एक ऐसा नैरेटिव जिसके जाल में बीजेपी फंसाती है और इंडिया अलायंस मतलब विपक्ष फंसता था। इस बार कोई फंसा नहीं। राहुल गांधी अपने एजेंडे पर बात कर रहे हैं, सुन ही नहीं रहे। आप हिंदू मुसलमान करो, मंगलसूत्र करो, भैंस करो, कोई मतलब मजे ले अपनी रहे हैं, कई बात को बार कह, ऐसा लगता है। हाँ, कई बार आपको लगे कि मुझे, तो इसलिए एक तो वो इस आधार पर वोट नहीं डालता है, नंबर एक। हाँ, उसमें कुछ अपवाद हो सकता है, एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है, लेकिन 10 साल में उस दलित ने ये भी देख लिया, उस पिछड़े ने ये भी देख लिया कि साहब आप नाम मुसलमान का लेते हो और मुंह पर पेशाब आदिवासी के करते हो। दलित महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। अति पिछड़ों को क्या मिला? यहां तो रोजगार भी चला गया। तो सामाजिक सुरक्षा से लेकर के और मानवीय गरिमा तक, ये सब इन समाजों में ये बड़े इशू बने, और यहां पर वो मुसलमानों के खिलाफ और या उनका टोपी देख करके, मैं ये शब्द बहुत हिम्मत के साथ या कहें पूरे उसके साथ व्यक्त कर रहा हूं, क्योंकि चुनाव आयोग केवल एक ही मुद्दे पर नहीं खेल रहा है।
जो लोग आरोप लगाते हैं और आरोप को कितने पुख्ता है आप देखिए कि इन 7 चरणों में से 5 फ्राइडे हैं। 5 शुक्रवार को क्यों वोटिंग हो रही है? बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि इसलिए 5 फ्राइडे हैं क्योंकि मुसलमान वोट डालने ना जा पाए। मैंने कहा ना, मुस्लिम वोट डालने जा रहा है। तो दरअसल मस्जिद से फ्राइडे इकट्ठे को निकलेगा, भीड़ दिखाई देगी। या इकट्ठे निकलेंगे, टोपी लगा के निकलेंगे, कुर्ता पजामा पहन के निकलेंगे, सारे कैमरे वहीं घूमते हैं गोदी मीडिया के। और जब वो किसी गांव से निकलते हैं तो दूसरे गांव वाला देखता है और उसको लगता है अरे ये क्या हो रहा है। तो मैंने तो बहुत सारे अपने मुसलमान मित्रों को कहा, मैंने कहा क्या उस दिन टोपी छोड़ दीजिए, आप लोग 5 साल आराम से लगाइए। अगर यही स्ट्रेटजी है तो इस स्ट्रेटजी को खत्म कीजिए। तो बहुत पहने नजरिए से चीजें हो रही हैं, लेकिन इस बार दलित पिछड़ा इसके लिए तैयार नहीं कि आप हमें टोपी दिखा करके डरा देंगे। ये नहीं है, क्योंकि उसने देख लिया है कि आप हमारे साथ क्या कर रहे हो, मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हो। खैर, तो ये विभाजन बिल्कुल नहीं। और सोशल इंजीनियरिंग में इस बार नरेंद्र मोदी फेल हो गए हैं। अखिलेश यादव ने बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग इस बार की है। बिल्कुल और बिल्कुल, पीडीए अगर को आप वाकई जमीन पे लागू किया है। एकदम, अगर आप राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने अति पिछड़े को, इसमें वो नाई के यहाँ बाल कटवाने जाते हैं, बढ़ई के पास जाते हैं, मिस्त्री के यहाँ जाते हैं, और कई बार बिल्कुल। उन्होंने अपने भाषणों में इस्तेमाल किया इन शब्दों का। तो उसको लगा कि नहीं नहीं, मेरी जगह है, मुझे भी पूछा जा रहा है। दलितों को लेकर के तो राहुल गांधी कोई आज की नहीं बात कर रहे। तो वो बिल्कुल, बात शुरू से अलग है कि करते हैं। उनको पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया। लेकिन मुझे लगता है कि 2006 से ही, 4 में वो सांसद बने, 6 से ही उनके ध्यान में दलित और आदिवासी था, माने जो भी वंचित तबका। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक सेकंड रोक के बताता हूं, आपकी भी राहुल गांधी से मुलाकातें हैं। मैं जब उनसे मिला, वो जब यात्रा चल रही थी, तो पहला सवाल उन्होंने पूछा कि आप पांडे हैं? पांडे मीन्स ब्राह्मण। मैंने कहा यस, मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूं। बोला फिर आप दलितों की बात क्यों करते हैं, फिर आप आरक्षण का समर्थन क्यों करते हैं? एंड दैट वाज अ क्वेश्चन आई वाज वेटिंग फॉर, कि एक हमारा लीडर है, मैं कह रहा हूं हमारा लीडर, मैं कम कहता हूं इस बात को, लेकिन हमारे देश में एक लीडर है जो इस तरह से सामाजिक सच्चाइयों को बाहर निकालना चाहता है या बात करना चाहता है। तो मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि वो लंबे समय से इस पर बात कर रहे हैं और उनको पृष्ठभूमि में धकेल दिया जाता है, एक आध शब्दों की गलती लेके मीडिया खेलता रहा है। और मैं भी उसमें एक बात जोड़ देता हूँ। अभी जैसे राहुल गांधी ने हाथ उठवाना शुरू किया मीडिया में, कितने लोग ओबीसी हैं, कितने हैं। एक मेरे बिल्कुल। सीनियर हैं जेएनयू के, तो वो हम्म। एनएसवाई में काम करते थे। उन्होंने मुझे एक दिन फोन पे बताया कि भाई राहुल गांधी आज ही हाथ नहीं उठवा रहे हैं। 2006 में जब वो एनएसवाई में थे, उस समय राहुल गांधी ने हाथ उठवाए थे कि जरा बताइए कि इसमें कितने दलित और आदिवासी है। तो बोले बताइए। हमारे यहाँ एक तो अशोक तंवर थे उस समय, इसके हम्म। शायद यूथ के प्रेसिडेंट। तो कहा कि हम जी लोग जी बच जी। गए, अदरवाइज उसमें ज्यादातर सवर्ण दिख रहे थे, तो पता नहीं राहुल गांधी क्या बोलते। तो हम्म। ये राहुल गांधी का कंसर्न पुराना है, कोई आज का नहीं है। जिन लोगों को लग रहा होगा कि राहुल गांधी इस समय वोट के लिए आ गए हैं, इस तरह से बात कर रहे हैं, वोट की राजनीति तो होती ही अगर वो राजनीतिक दल है तो। लेकिन कंसर्न आप देखिए, मोदी जी तो ओबीसी का मुखौटा लगा करके आए, लेकिन क्या किया राहुल गांधी? भट्टा परसौल से लेकर के और हाथरस तक जो व्यक्ति धकिया दिया जाता है, और जिसकी बात करते हैं कि साहब देखिए वो तो उस परिवार में पैदा हुआ जहां 3-3 प्रधानमंत्री रहे हो, उस परिवार के एक व्यक्ति को एक अदना सा सिपाही धकिया दे, और वो क्यों जाएगा? वो कंसर्न है उसका। इसलिए मैं कहता हूं कि राहुल गांधी को बहुत अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। राहुल गांधी केवल सांसद और केवल कोई पद पाने के लिए नहीं, वो व्यक्ति चाहता तो बहुत पहले प्रधानमंत्री बन गया होता। ये आप कहें कि प्रिविलेज है राहुल गांधी को कि उस परिवार में पैदा हो रहे हैं, लेकिन प्रिविलेज आज छोड़ कहां पा रहे हैं लोग? कौन है जो प्रिविलेज छोड़ पा रहा है? और लोग कहते हैं चांदी का चम्मच, मैं तो कहता हूं राहुल गांधी सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुआ। फिर भी वो व्यक्ति अगर 4000 किलोमीटर चल रहा है, तो वो देश बनाने के लिए उसका कंसर्न देश के प्रति, लोगों के प्रति है। वो अब अपने लिए नहीं कर रहा है ये, लेकिन किया गया। खैर, एक बड़ा, चूंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है और मैं जानता हूं कि आप और हम दोनों लोग घंटों बात कर सकते हैं इस पे। बिल्कुल। तो खैर, चुनाव पूरी तरीके से आप का एक संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र के लिए, और जो इनके लिए खड़ा है, हमेशा इस देश का नागरिक उनके लिए खड़ा रहा है जो उनके लिए खड़े।
और मुझे लगता है कि जो लोग समझते थे कि लोग बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं, मैं कहता था नहीं, ये आप भूल जाइए कि लोग धर्म के आधार पर वोट कर रहे हैं, नहीं कर। और ये चुनाव बताएगा कि इस देश के लोग कितने कितने विवेकशील। पूरी उम्मीद है हमें। पहला विवेक तो यही दिखा कि आपने फ्राइडे एक खास मकसद से चुना और आपके अपने समर्थक फ्राइडे सैटरडे संडे की छुट्टी जोड़कर बाहर निकल गए और गाजियाबाद और अनेक शहरी इलाकों में जिस तरह से वोट परसेंटेज गिरा है, जिस तरह से मैं जानता हूं कि इनके अपने समर्थकों ने वोट नहीं दिया है, तो कई बार ज्यादा होशियारी गले पड़ जाती है। हमारे पूरब में भोजपुरी में ये कहावत है, मैंने उसको हिंदी में अनुवाद कर दिया। और चुनाव जीत हार, सरकार बदलना, सरकार आना जाना, ये सब हम बरसों से देखते रहे हैं। ये कोई बहुत नई चीज नहीं है, सरकारें बदलती रहती हैं। नई चीज और बड़ी चीज ये है कि हम एक ऐसे दौर में हैं, हम ऐसे वक्त में हैं जहां हमारा संविधान, और संविधान मतलब कोई पवित्र किताब नहीं है, गीता नहीं है वो। संविधान इस देश के अस्तित्व से, आइडिया ऑफ इंडिया से, ये देश कैसा होगा, ये देश कैसे चलेगा, इस देश में दलितों को, वंचितों को, महिलाओं को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को कैसे अधिकार मिलेंगे, ये सारी चीजें तय करने वाला, अगर एक शब्द में कहूं तो ये भारतीय शासन की, भारतीय राष्ट्र व्यवस्था की आत्मा है, अस्मिता है। और अगर मामला इस पर आकर अड़ गया है तो निश्चित रूप से, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, कि जनता के विवेक का फैसला होगा 4 जून को, कि जनता इस देश को कैसे चलाना चाहती है। हम यही चाहेंगे कि जनता सही फैसला ले, जनता वो फैसला ले जिससे उसकी अपनी, उसके आने वाले बच्चों की और देश की जिंदगी बेहतर हो सके। अपने व्यस्त समय में से आपने समय निकाला डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया।